एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्लोज टेस्ट आज हम लेने वाले हैं। तो देखते हैं। वार एंड पीस। अब ये जो वार एंड पीस है ना, एक किताब है ये, जो कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अब अगर इसे थोड़ी थोड़ी आपको हल्की फुल्की जीके की जानकारी है ना, तो बहुत काम आती है क्लोज टेस्ट में। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में क्या है कि 36 तरह की 56 तरह की बातें आपको देखने को मिलती हैं। कभी किसी लेखक के बारे में, कभी किसी साइंटिस्ट के बारे में, कभी किसी देश दुनिया के बारे में, कभी विज्ञान के बारे में, कभी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जब आपको चारों तरफ की नॉलेज होती है ना थोड़ी थोड़ी, तो वो मिलके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके क्लोज टेस्ट में। खैर वोकैब और रीडिंग स्किल्स तो काम आती ही आती है, लेकिन इस तरह की जो नॉलेज है ना, वो भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो वार एंड पीस एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवल। अब ये जो आया है ना एपिक, इस एपिक का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं महाकाव्य। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी कविता जो कि बहुत लंबी हो, बहुत बड़ा, जैसे कि रामायण है, महाभारत है। क्या है ये एपिक है। इसी तरह से वार एंड पीस है ना, एक बहुत बड़ा उपन्यास है ये। तो उसके लिए कहा है एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवल बाय लियो टॉल्स्टॉय, कि भाई एक बहुत ही कह सकते हैं आप कि मतलब एक महाकाव्य जैसा या महाग्रंथ टाइप का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है। वाज, अब यहाँ पे हमें भरना है वाज। मैंने आपको बताया कि बिना ऑप्शन देखे, ऑप्शन की तरफ तो आपको जाना भी नहीं है, ये ऑप्शन मैंने काट दिए, ऑप्शन को तो आपको जाना भी नहीं है। आपको गैस करने की कोशिश करनी है अपने दिमाग से कि यहाँ क्या आना चाहिए। आप जो है ना कोशिश करोगे ना, धीरे 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 आप पाओगे कि भाई आपने क्लोज टेस्ट किया, गैस करने की कोशिश की ना, तो आप एग्जैक्ट वो शब्द पहचानने की कोशिश करो, पहचान पाओगे कि हाँ यार यहाँ वहाँ आना चाहिए। 100% नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि यहाँ क्या आ सकता है। तो वाज, अब यहाँ पे हमें लगाना है वाज पब्लिश्ड एज वोयना आइमीर इन 1865 से 1869 के बीच में। 1865 से 1869 के बीच में ये जो है वोयना आई मीर के नाम से पब्लिश हुआ था। इस तरह की बात कही गई है इसमें। वार एंड पीस एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवल, एक उपन्यास है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया। वाज पब्लिश्ड, यह पब्लिश किया गया 1865 से 1869 के बीच में। अब क्या लगाया, ये ऑप्शन देखो, अब हमारे ये ऑप्शन रहे। बेसिकली, वाज बेसिकली पब्लिश्ड, वाज विलफुली पब्लिश्ड, वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड, वाज फेथफुली पब्लिश्ड। अब क्लोज टेस्ट में मैंने आपको क्या बता रखा है, बार बार कई बार मैंने कहा है, क्लोज टेस्ट में सबसे बेहतरीन जो ट्रिक है या सबसे बेहतरीन टिप्स है या जो कुछ भी सूत्र समझ लो आप, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। कि आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, पहचानें कि चारों में से ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो वाज फेथफुली पब्लिश्ड का क्या मतलब है कि भाई विश्वसनीय रूप से, फेथ का मतलब तो विश्वास होता है ना, तो फेथफुली का क्या मतलब है यहाँ पे, वाज फेथफुली पब्लिश्ड है जी। इसके अलावा देखो, और ये विलफुली, इसे भी हटा दो आप। क्या मतलब होता है इस विलफुली का, इस विलफुली का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो विलफुली लिखा हुआ है ना, इस विलफुली का मतलब होता है जानबूझकर जब आप कोई काम करते हो ना, इरादतन कोई काम करते हो, तो वाज विलफुली पब्लिश्ड, जानबूझकर पब्लिश किया गया। क्या मतलब है इसका, विलफुली पब्लिश्ड या फिर फेथफुली पब्लिश्ड। अब यहाँ पे है बेसिकली। बेसिकली का मतलब होता है फंडामेंटली, आधारभूत रूप से, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई हीरा है, तो हीरा क्या है, बेसिकली कोयला है, फंडामेंटल रूप से, आधारभूत रूप से ये है। तो इस तरह से जब बात की जाती है तो बेसिकली का मतलब होता है फंडामेंटली ये क्या है चीज़, तो बेसिकली भी नहीं होगा। अब बचा ओरिजिनली, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि भाई लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया उपन्यास वार एंड पीस अपने मूल रूप में, ओरिजिनली का मतलब होता है मूल रूप में, है ना, मूल रूप में इस नाम से प्रकाशित किया गया था, वोयना आइमीर के नाम से। तो इस तरह से धीरे धीरे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन से पहुंच पाओगे। अब देखते हैं आगे। और ये काम भी आपको नहीं करना है। दूसरा काम आपको कई लोगों ने बताया होगा कि पूरा नहीं पढ़ डालना है ना, पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा पढ़ डालो, तो उससे ये जो है थोड़ा सा दिमाग जो है ना घनचक्कर बन जाएगा अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो। क्यों, क्योंकि इसमें कई जगह ब्लैंक स्पेस आए हुए हैं। अब ग ग ग ग ग ग इस तरह से अगर पूरा पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग चक्कर ही खा जाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सा पहली लाइन पढ़ी, ऑप्शन आया, ऑप्शन पे गैस करने की कोशिश की बिना ऑप्शन देखे, नहीं बन पा रही बात, ऑप्शंस पे चले गए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, है ना, कम से कम 2 ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बन पा रही, तब फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आगे जब जब पढ़ते हैं ना, फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग, है ना, इनसे क्या है, कुछ क्लू मिलते हैं हमें, कुछ हिंट मिलती है, तो उनके माध्यम से जो है वो क्लियर हो जाता है ना। तो इसलिए अगर आपको नहीं मिल पा रहा ना आंसर, तो आप आगे बढ़ जाओ।
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये दूसरा है हमारा, है ना, अब इस दूसरे को भरना है तो इसका क्लू हमें समझ में नहीं आ पा रहा है या कन्फ्यूज हो रहे हैं हम। तो कभी कभी होगा कि हम जब नवा ऑप्शन भर लेंगे तब हमें पता चलेगा दूसरे का क्लू कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आगे बढ़ जाओ। तो पहला हमें समझ में आया, अब आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम कि दिस, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए ना, दिस स्टडी ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी रशियन सोसाइटी। तो हो सकता है यहाँ पे नोवेल लिख दें हम कि भाई दिस नोवेल स्टडी, है ना, इस तरह से कुछ आ सकता है कि भाई इस नोवेल में जो है स्टडी की गई है अर्ली 19th सेंचुरी, है ना, कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की कहानी है इस नोवेल में रशियन समाज की। नोटेड, नोटेड का मतलब इस बात के लिए जाना जाता है ये नोवेल, है ना, रशियन सोसाइटी नोटेड फॉर इट्स, अब यहाँ पे फिर लगाना है हमें क्या, ऑफ रियलिस्टिक डिटेल का मतलब यथार्थवादी चित्रण किया गया है इसमें, यथार्थवादी डिस्क्रिप्शन दिया गया है ना, एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल। अब दूसरे पे रुक जाते हैं, यहाँ पे दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं कि पहला तो हमें समझ में आ गया, ये हो गया कि दिस स्टडी ऑफ अर्ली 19th। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, कि यह स्पष्ट अध्ययन 19वीं शताब्दी 19वीं जो रशियन सोसाइटी है उसका स्पष्ट अध्ययन। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। तो यहाँ सर्वशक्तिशाली आ सकता है क्या, कि यह सर्वशक्तिशाली अध्ययन 19वीं शताब्दी की रशियन समाज का, गलत हो गया है ना, एक्सप्लिसिट। इसको देखो हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नाटकीय, कि यह नाटकीय अध्ययन है ना। हिस्ट्रियोनिक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, हिस्ट्रियोनिक का मतलब ये नाटकीय होता है ना, कोई नाटक होता है ना उसको बोलते हैं कि यार ये तो नाटक जो था ना बड़ा ही नाटकीय था, बड़े ही उतार चढ़ाव थे इस नाटक में, तो वो मतलब होता है हिस्ट्रियोनिक का। तो ये आ सकता है कि यहाँ पे दिस हिस्ट्रियोनिक स्टडी, इसको देखो आप, है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट। अब आप इस ऑप्शन को देखो, अब हो सकता है आपने ये शब्द कभी सुना ना हो पैनोरेमिक, इसीलिए मैं बोलता हूँ। सबसे ज़्यादा जो काम आती है ना हमारे क्लोज टेस्ट में, वो आती है हमारी वोकैब। वोकैब जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। खैर ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये तो क्या है कि तीनों ही चीज़ का बड़ा ही मिश्रण है। आपकी रीडिंग पावर, आपकी वोकैब और आपकी ग्रामर, इन तीनों का मिला जुला रूप है ये। तो आप कह सकते हो कि क्लोज टेस्ट अगर आपको आता है ना, तो ये मानो आपको लगभग सब चीज़ आती है। आपको ग्रामर का भी नॉलेज है, आपको जो है रीडिंग भी अच्छी करनी आती है, समझने भी आता है आपको, और वोकैब की अच्छी है। तो इसलिए कोई भी एग्जाम होता है ना उसमें ज़रूर रखा जाता है क्लोज टेस्ट, भाई उसी से पता चलता है कि व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, रीडिंग पावर कैसी है, इसकी वोकैब कैसी है, इसकी ग्रामर कैसी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पैनोरेमिक शब्द है ना, इस पैनोरेमिक का मतलब होता है कि भाई इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, कि भाई जिसमें किसी भी विषय के बारे में पूरा की पूरा, है ना। तो ऐसा लिखा होता है मतलब कि भाई ये जो है ना कि पैनोरेमिक स्टडी है ये, है ना। तो इस तरह से बात की जाती है। पैनोरेमिक का मतलब होता है कि एक मतलब जिसमें सारे पहलू शामिल हों, सारे पहलू जिसमें शामिल किए गए हों। अब देखो आप पैनोरेमिक यहाँ पे ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा। एक्सप्लिसिट स्पष्ट नहीं, है ना, इतना ज़्यादा संगत नहीं है ये, है ना, इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा। हिस्ट्रियोनिक का मतलब है नाटकीय अध्ययन नहीं। पैनोरेमिक आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो है ना सारे पहलुओं का अध्ययन किया गया। लिखा हुआ है ना यहाँ पे रशियन सोसाइटी, दिस पैनोरेमिक स्टडी ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी रशियन सोसाइटी, कि भाई और होता क्या है, ज़्यादातर जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, लोगों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, लोगों के व्यवहार का, है ना, उस समय की परिस्थितियों का, यही तो वर्णन किया जाता है उसमें। और यही पैनोरेमिक का मतलब होता है। मैंने बताया पैनोरेमिक का मतलब होता है कि जिसमें सारे पहलू शामिल हों, है ना, एकदम कह सकते हो आप विहंगम, है ना, कि जिसमें कि किसी विषय के बारे में सारे पहलुओं को शामिल किया जाए। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पैनोरेमिक, है ना, पैनोरेमिक, है ना, नाटकीय, सर्वशक्तिशाली और एक्सप्लिसिट, ये गलत हो जाएंगे, यहाँ पर हम पैनोरेमिक लगाएंगे। तो दिस पैनोरेमिक स्टडी ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी रशियन सोसाइटी नोटेड फॉर इट्स, कि भाई ये जो पैनोरेमिक स्टडी है ना, जिसमें कि मतलब पूरी तरीके से वर्णन किया गया है, सारे पहलुओं का जो है रशियन समाज का वर्णन किया गया है। नोटेड फॉर जाना जाता है ना, कि ये उपन्यास जो है जाना जाता है फॉर इट्स, किसके लिए जाना जाता है, क्या हो सकता है, फॉर इट्स ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, यथार्थवादी चित्रण, एंड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल, वेराइटी यानी विविधता, ऑफ साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक। अब यहाँ पे लगाना है हमें, है ना। तो ये नोवेल जो है किसके लिए जाना जाता है, रियलिस्टिक डिटेल के लिए। और साइकोलॉजिकल क्या हो सकता है कि साइकोलॉजिकल इज जनरली रिगार्डेड, इस नोवेल को सामान्य रूप से माना जाता है, रिगार्डेड माना जाता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नोवेल, विश्व के महानतम उपन्यासों में से एक उपन्यास इसे माना जाता है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि भाई ये जो नोवेल है ये जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तीसरे पे देखना है हमें, रियलिस्टिक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना है हमें तीसरे में क्या आना है, एंड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल, चौथे में क्या आना है, देखते हैं आगे।
तो ये रहे हमारे ऑप्शन, है ना। अब देखने की कोशिश करते हैं कि नोटेड फॉर इट्स, अब क्या हो सकता है, नोटेड फॉर इट्स एनर्जी के लिए जाना जाता है भाई, नोटेड फॉर इट्स एनर्जी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, कि भाई ऊर्जा, रियलिस्टिक डिटेल कि मतलब यथार्थवादी जो चित्रण दिया गया है उनकी ऊर्जा लगाएं यहाँ पे। वेरासिटी, इस वेरासिटी का मतलब होता है भाई कोई भी बात है ना, उस मतलब वो फैक्ट पे आधारित है नहीं है वो बात, है ना, फैक्ट यानी सत्यता। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, सत्यता कितनी है इसकी बात पे। तो अब ये उपन्यास है, तो उपन्यास क्या होता है, उपन्यास ऐसा तो होता नहीं है कि पूरी की पूरी जो है उसमें सच्चाई लिखी जाती है। अगर सच्चाई लिखी जाती है उपन्यास में तो वो उपन्यास क्यों कहलाता, फिर तो वो आत्मकथा टाइप कुछ कहलाता ना। उपन्यास का मतलब ही ऐसा होता है सच्चाई से प्रेरित होता है, वो कुछ सच्ची बातों से जो है मिलता जुलता होता है, लेकिन पूरा सच्चा नहीं होता है ना। तो वेरासिटी कह सकते हो क्या। सूटेबिलिटी का मतलब होता है उपयुक्तता। इसके अलावा चौथा है मास्टरी। अब देखो आप जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैंने आपको चारों मतलब बता दिए। एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा, वेरासिटी का मतलब हो गया एनर्जी ऊर्जा ताकत, है ना, वेरासिटी सत्यता, सूटेबिलिटी यानी उपयुक्तता, और मास्टरी तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पे इन चारों में आएगा हमारा मास्टरी। क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा ना कई बार कि यार वो नॉवल जो है ना बड़ा मास्टरपीस है वो, कि भाई वो जो रचना है अमुक फला फला लेखक ने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन वो उपन्यास जो है वो उसका मास्टरपीस है। मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल कि मतलब यथार्थवादी चित्रण किया गया है, उन पे मास्टरी की गई है, मतलब महारत हासिल की गई है, तो इसलिए मास्टरी लगाएंगे यहाँ पे। एनर्जी का कोई मतलब नहीं, वेरासिटी का कोई मतलब नहीं, उपयुक्तता का कोई मतलब नहीं, है ना। फॉर इट्स मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, है ना। तो सूटेबिलिटी उपयुक्तता, है ना, कि भाई नहीं उपयुक्तता नहीं भाई, मास्टरी बहुत ज़्यादा सही है इसके लिए, मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको जो है पहले भी बताया था, मतलब कि कुछ शब्द होते हैं वो उसी के साथ चलते हैं, मतलब कि आप जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहोगे, जैसे हिंदी में मैं आपको उदाहरण देके बताऊं कि जैसे कि पुलिस को मौका वारदात पर एक लाश मिली और लाश खून से लथपथ थी। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा, लथपथ ही आएगा। इस तरह से नहीं कह सकते आप कि मौका वारदात पर पुलिस को एक लाश मिली और वह लाश खून में डूबी हुई थी। अब आप कह सकते हो डूबी हुई क्यों गलत है साहब, डूबी हुई भी तो आ सकता है। नहीं, डूबी हुई नहीं आएगा, क्योंकि एक जो जनरली हम प्रयोग करते हैं ना, क्लोज टेस्ट का मतलब यही होता है। क्लोज टेस्ट का मतलब है कि भाई सामान्य रूप से जो चीज़ लिखी जाती है, सामान्य रूप से जिस शब्द को स्वीकारा जाता है, सामान्य रूप से हम जिसे शब्द सही मानते हैं। तो अब हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई मौका वारदात पर पुलिस को खून से लथपथ बॉडी मिली, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि मौका वारदात पर पुलिस को खून में डूबी हुई बॉडी मिली, है ना। डूबी हुई भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इस तरह से बात करेंगे ना, अगर हिंदी का क्लोज टेस्ट होता तो वहाँ पर हम क्या लगाते, लथपथ लगाते। तो इसी तरह मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप ये धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा, आपको बिल्कुल अंदर से फीलिंग आने लगेगी एकदम करेक्ट कि हाँ यहाँ पर ये ही आना चाहिए। एनर्जी नहीं आएगा, वेरासिटी नहीं आएगा, सूटेबिलिटी नहीं आएगा, मास्टरी आएगा। कि भाई जब भी कोई कविता लिखी जाती है या नोवेल लिखा जाता है ना, तो उसको क्या है कि मतलब उस पर मास्टरी हासिल की जाती है ना। तो मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल कि भाई जो यथार्थवादी चित्रण दिया गया है ना वो बड़ा गजब का है, बड़ा कमाल का है इस नॉवल में। एंड वैरायटी, विविधता ऑफ साइकोलॉजिकल, अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा, और ये नॉवल जो है इज जनरली रिगार्डेड, इस नॉवल को जो है सामान्यतः माना जाता है विश्व के महानतम उपन्यासों में। वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल क्या लगाएं, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म लगाएं, आलोचना, साइकोलॉजिकल एनालिसिस लगाएं, है ना। साइकोलॉजिकल एनालिसिस मतलब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लगाएं। इंस्टेंस का मतलब तो कोई घटना वगैरह होती है ना, कोई इंस्टेंस है ना कोई, तो क्या इंस्टेंस लगाएं या साइकोलॉजिकल डेप्थ लगाएं। अब यहाँ भी देखो क्या लिखा हुआ है, वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल, है ना, मनोवैज्ञानिक वैरायटी मतलब विविधता, किसकी विविधता, साइकोलॉजिकल आलोचना की विविधता, साइकोलॉजिकल विश्लेषण की विविधता, साइकोलॉजिकल घटनाओं की विविधता, साइकोलॉजिकल गहराई की विविधता। अब यहाँ पे आना चाहिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अब आपने अगर पढ़ते हो ना आप, तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब होता है मनोविश्लेषण करना। मनोविश्लेषण करने का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर होता है ना, जैसे कोई नोवेल पढ़ रहे हो आप, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, है ना, तो उसमें लिखा जाता है कि भाई इसका जो है एनालिसिस करो, है ना, इसका साइको एनालिसिस करो कि भाई व्यक्ति क्या सोचता है ना, इसका जो है नेचर कैसा है उसका विश्लेषण करो। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस का कोई मतलब नहीं है ना, क्रिटिसिज्म आलोचना का कोई मतलब नहीं है ना, डेप्थ भी इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है ना। जिसी तरह से मैंने अभी बताया ना आपसे, खून से लथपथ बॉडी, उसी तरह से साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात करते हैं हम जब भी बोलते हैं ना इनको, तो ये साथ में चलते हैं शब्द। तो भाई इस नॉवल में क्या कहा गया है,
साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और मास्टरी हासिल की गई है ना, बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण किया गया है और इस नॉवल को विश्व के महानतम उपन्यासों में माना जाता है। आगे देखते हैं अब। तो वार एंड पीस इज जनरली, देखते हैं कि वार एंड पीस इज, अब देखते हैं पांचवें में क्या आना चाहिए, इज कंसर्न विथ। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित होना, है ना, वास्ता होना, सरोकार होना। तो वार एंड पीस इज खालिस्तान कंसर्न विथ, संबंधित है किस चीज़ से, हिस्ट्रीज ऑफ 5 अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। अरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन, है ना, अभिजात बोलते हैं ना कि भाई ये तो समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं, है ना, उनको कहा जाता है अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। तो वार एंड पीस जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है, कंसर्न विद द हिस्ट्रीज ऑफ 5 अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, कि भाई इसमें 5 कुलीन जो परिवार हैं उनके इतिहास के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अब क्या लगाएं, वार एंड पीस इज, यहाँ पे कंसर्न विद लिखा हुआ है, संबंधित है, वार एंड पीस इज इंपॉर्टेंटली आ सकता है क्या, इंपॉर्टेंटली मतलब मुख्य रूप से संबंधित है, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक रूप से संबंधित है, हैवीली मतलब भारी रूप से संबंधित है ना, ये तो मुझे लगता है आपको आई गया वो समझ नहीं आएगा। कनेक्टिवली जो है कंसर्न विथ है, इंपॉर्टेंटली और प्राइमरीली, इनमें भी आएगा प्राइमरीली। हम बोलते हैं ना, जैसे हम पूछते हैं कि भाई किसी ने कहा हमसे कि भाई वो किताब जो है कि बहुत अच्छी है, वो किताब यार बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, तुम उस किताब को पढ़ना, फिर आप पूछोगे कि यार है किसके बारे में, फिर वो आपको बताएगा यार प्राइमरीली वो किताब है ना इसके बारे में है, मतलब प्राथमिक रूप से ये है, उसमें ये बताया गया है, इंपॉर्टेंटली नहीं होगा, है ना, इंपॉर्टेंट का मतलब तो हो गया मुख्य रूप से, है ना, मुख्य, कि भाई मुख्य जो है। तो वार एंड पीस जो है हम किसी की चीज़ के बारे में बोलते हैं ना, कोई भी मूवी हो गई है ना, किसी मूवी के बारे में पूछना है तो हम पूछेंगे कि भाई यार प्राथमिक रूप से किससे रिलेटेड है वो मूवी, मतलब है ना, प्राइमरीली क्या बात की गई है उसमें ना, तो उसको बोलते हैं। तो वार एंड पीस इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ द हिस्ट्रीज ऑफ 5 अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, कि वार एंड पीस जो है प्राथमिक रूप से 5 कुलीन परिवारों के इतिहास से संबंधित है। द मेंबर्स ऑफ विच, कि यह जो 5 कुलीन परिवार हैं इनके जो सदस्य हैं, द मेंबर्स ऑफ विच आर, अब यहाँ पे देखना है हमें क्या लगाएं छठे में, द मेंबर्स ऑफ विच आर। आप ऐसा किया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो थोड़ी देर, है ना, और रोक के और जो है अपने हिसाब से भरने की कोशिश किया करो, देखा करो, वाक्य को समझा करो, रुका करो, जो जो टिप्स मैं दे रहा हूँ ना आपको उनको अप्लाई करने की कोशिश किया करो, फिर जब ना आए समझ में तो फिर जो है अपने आंसर को मेरे साथ मैच किया करो। द मेंबर्स ऑफ विच आर, अब यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, द मेंबर्स ऑफ विच आर अगेंस्ट द, यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि ऑफ रशियन सोशल लाइफ, कि भाई इसमें क्या किया गया है, इस नॉवल में रशियन सोशल लाइफ को बताया गया है ना, रूस के सामाजिक जीवन को बताया गया है। ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट नेपोलियन, ड्यूरिंग द वार युद्ध के दौरान, है ना, अगेंस्ट नेपोलियन, कि भाई क्या था कि एक तरीके से कि ये जो नेपोलियन था ना, ये जो यानी कि फ्रांस ने रूस पे जो आक्रमण कर दिया था, तो ये उस दौरान की बात है इस नॉवल में जो बात की गई है। तो अब देखो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या लगा है ना, कि ये तो हमने लगा दिया, 5 तक तो हमने भर दिए। इसके बाद में हमें देखना है कि द मेंबर्स ऑफ विच, कि भाई ये जो 5 कुलीन परिवार हैं इनके जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ विच आर, अब यहाँ पे क्या लगाएं, द मेंबर्स ऑफ विच आर, देखो यहाँ से बेस्ड अगेंस्ट, बेस्ड अगेंस्ट नहीं होता, बेस्ड ऑन होता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन फला फला नॉवल, कि यह मूवी जो है उस नॉवल पर आधारित है ना, तो बेस्ड तो यहाँ पे आएगा नहीं, है ना, बेस्ड के साथ ऑन आना था प्रीपोजिशन, है ना। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना किसी के साथ, कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो ट्रीटेड आ सकता है क्या, द मेंबर्स ऑफ विच आर ट्रीटेड अगेंस्ट द डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पे जो है जूते रखे हुए हैं, है ना, या फिर अन्य जो है कुछ सामग्री रखी हुई है जिनको डिस्प्ले किया गया, तो डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना, है ना, डिस्प्ले प्रदर्शन करके जो है नमूने के तौर पे रखना, डिस्प्ले करना, तो डिस्प्ले आ सकता है क्या यहाँ पे, ट्रीटेड आ सकता है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रित करना। हम बात करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं कि भाई उस कहानी में फला फला चरित्र का चित्रण जो है लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, तो इस तरह से हम पोर्ट्रेट का प्रयोग करते हैं ना, पोर्ट्रेट का मतलब चित्रित करना, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट बिल्कुल सही बैठेगा कि भाई ये जो कुलीन परिवार हैं इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका जो है चित्रण किया गया है अगेंस्ट द बैकग्राउंड, है ना, अगेंस्ट द बैकग्राउंड, कि भाई ये जो नॉवल है इसमें पृष्ठभूमि क्या है, रशियन सोशल लाइफ है ड्यूरिंग द वार, कि युद्ध की स्थिति का वर्णन है, जब नेपोलियन रूस पे आक्रमण करता है उस समय युद्ध की स्थिति का वर्णन है, रशियन समाज का वर्णन है, बैकग्राउंड ऑफ, है ना, अगेंस्ट द। अब यहाँ पे क्या लगाए साथ में ना, देखते हैं ऑप्शन, है ना, तो यहाँ समझ में आया छठे में पोर्ट्रेट आएगा यहाँ पे ना, पोर्ट्रेट, कि भाई ये जो मेंबर्स हैं इनको चित्रित किया गया है अगेंस्ट द, अगेंस्ट द। अब देखना है हमें सातवें में क्या लगा है ना, तो देखते हैं सातवें में क्या आना चाहिए हमारा।
द मेंबर्स ऑफ विच आर, है ना, तो ये छठा तो हमारा हो ही गया था, है ना, यहाँ पे बताया था मैंने आपको पोर्ट्रेट आएगा, पोर्ट्रेट अगेंस्ट द, अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ सोशल रशियन सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट नेपोलियन, अगेंस्ट द सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब होता है नींद लाने वाला, निद्राकारी, है ना, जैसे कि कोई गोली हो गई है ना, टेबलेट हो गई जो नींद ले लाए आपको, नींद नहीं आ रही आपको, उसको बोलेंगे सोपोरिफिक। अब आप ही सोचो, है ना, मैंने आपको अर्थ बता दिया, क्या सोपोरिक आ सकता है यहाँ पे, सोपोरिक बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ, है ना। क्या मर्सीफुल आ सकता है यहाँ पे, मर्सीफुल का मतलब होता है एक तरीके से बोलते हैं ना कि यार, मर्सी का मतलब क्या होता है, दया, मर्सीफुल का मतलब दयावान, दयालु टाइप, है ना, तो उसके लिए मर्सीफुल बोलते हैं। तो मर्सीफुल बैकग्राउंड हो सकता है क्या, सोपोरिक बैकग्राउंड हो सकता है क्या, कठोर बैकग्राउंड हो सकता है क्या, कठोर पृष्ठभूमि, या फिर विविड आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ विविड का मतलब, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ विविड ही आना चाहिए। देखो विविड का मतलब क्या होता है, आप जब विविड का मतलब देखोगे ना डिक्शनरी में, पहली बात, बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ, जब हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं वहाँ भी मैं बार बार आपको इस चीज़ को कहता हूँ, क्लोज टेस्ट में भी इस चीज़ को बता रहा हूँ, PQRS में भी मैंने इस चीज़ को कई बार बताया, कंप्रीहेंशन में भी मैंने इस चीज़ को कई बार बताया है, वोकेब की टिप्स में जब भी देता हूँ तब मैंने आपको कई बार बताया है कि वोकेब को आपको क्या करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने की कोशिश करना है। सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करने की कोशिश करना है, फिर आपके नहीं आता समझ में तो फिर जो है हिंदी चेक करो। यानी कि वोकेब चेक करने के लिए हमारा जो नियम होना चाहिए, इंग्लिश और फिर हिंदी, तब जो है ना आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि हाँ इस शब्द का मतलब क्या है। देखो पहली बात, अगर क्लोज टेस्ट में आपको सारे शब्दों के मीनिंग पता, पहले बात तो आपको सारे शब्दों के मीनिंग पता होते ही नहीं है, लेकिन अगर आपको सारे शब्दों के मीनिंग पता भी हो ना, तब भी आप सही शब्द नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज, आपको उनमें से भी जो है माइन्यूट डिफरेंस है, बिल्कुल सूक्ष्म डिफरेंस है, उस सूक्ष्म अंतर को पहचानना है। उस सूक्ष्म अंतर को कैसे पहचान पाओगे आप, जब इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग चेक करोगे ना, तब जाके आपको पता लग पाएगा कि हाँ भाई इसका जो है बारीक अंतर क्या है, क्या कहना चाहता है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि आप इस विविड को चेक करना, बिल्कुल डिक्शनरी में आप चेक करना, इंग्लिश टू इंग्लिश चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि हम बोलते हैं विविड डिस्क्रिप्शंस, हम बोलते हैं विविड मेमोरीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई ऐसा वर्णन, है ना, कि कोई आपके सामने ऐसा वर्णन करे कि बिल्कुल आपके दिमाग में जो है ना बहुत ही क्लियर, है ना, बहुत ही पावरफुल चित्र आपके सामने आ जाए, है ना, कि जो कुछ घट रहा है उसकी इमेज आपके दिमाग में बनने लगे, उसको कहा जाता है विविड डिस्क्रिप्शन, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विविड डिस्क्रिप्शन, है ना, विविड मेमोरीज। तो यही तो यहाँ पे इसीलिए विविड आएगा यहाँ पे ना, मर्सीफुल, सोपोरिक और हार्डन जो है ना ये इररिलेवेंट हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल जो सही जाएगा ना वो जाएगा विविड, कि भाई द मेंबर्स ऑफ विच आर पोर्ट्रेड, कि भाई जो मेंबर्स हैं कुलीन परिवार के उनको चित्रित किया गया है अगेंस्ट द विविड बैकग्राउंड। विविड बैकग्राउंड का मतलब है कि भाई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें कि जो है पावरफुल इमेज आ जाती है हमारे सामने, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना बड़ा ही विविधतापूर्ण दिया गया है ना, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रशियन सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वार अगेंस्ट द नेपोलियन। अगला देखते हैं अब, आठवें में क्या लगाए हम कि द, यहाँ पे देखो आठवां, द ऑफ वार हावेवर इज खालिस्तान टू द स्टोरी ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस, टू द स्टोरी ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस विच इन्वॉल्व्स टॉल्स्टॉयज ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ, है ना। हावेवर द क्या लगा यहाँ पे, द ऑफ वार, द केस ऑफ वार, द प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध के बंदी, परपेट्रेटर का मतलब यही होता है दोषी, है ना, युद्ध के दोषी, युद्ध के बंदी। द थीम ऑफ वार, की थीम का मतलब है कि भाई टॉपिक या विषय, कि युद्ध का जो विषय है। हावेवर इज क्या आना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, नवे को भी पढ़ते हैं ना साथ में तो समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पे कोई ये जो कहानी है ना, इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, इस कहानी में बताई जा रही है 5 परिवार जो हैं उनके मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। युद्ध के कैदी की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, कोई लड़ाई नहीं चल रही। देखो अभी तक हमने पढ़ा ये उपन्यास, थोड़ा बहुत जो भी हमने डिटेल पढ़ा, तो युद्ध के कैदियों की बात आई क्या इसमें, कि कैदियों की बात की जा रही है कि भाई ये युद्ध लड़ा गया, युद्ध में इतने बंदी पकड़े गए, या फिर परपेट्रेटर दोषियों को पकड़ा गया, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आएगा वो आएगा थीम, है ना, केस भी गलत हो जाएगा, है ना। द थीम ऑफ वार, कि भाई जो युद्ध का जो टॉपिक है, जो विषय है ना, कि भाई थीम बनाई गई, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी सनी देओल की, है ना, तो उसकी थीम क्या है, उसकी थीम है भारत पाकिस्तान का विभाजन। लेकिन बताई क्या गई है उसमें बताई गई है एक प्रेम कहानी, ठीक है। तो यही इस तरह से होता है, इसी तरह से नॉवल लिखे जाते हैं। तो भाई इसमें क्या है, पृष्ठभूमि बनाई गई है युद्ध को, कि भाई जब नेपोलियन फ्रांस की सेना रूस पर आक्रमण करती है उसे बनाया गया है पृष्ठभूमि, और कहानी बताई गई है 5 रशियन परिवारों की। तो इसी तरह से है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा द थीम ऑफ वार, कि भाई जो युद्ध का जो विषय है, हाउएवर इज, अब नवे में देखते हैं क्या आना चाहिए, कि युद्ध का जो विषय है, द थीम ऑफ वार हाउएवर इज
क्या लगाएं आप यहाँ पे, इज द थीम ऑफ वार इज टू द स्टोरी ऑफ फैमिली। ऑडेसियस का मतलब होता है गुस्ताख, बोल्ड है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, कोई बहुत ज़्यादा गुस्ताख हो, उसको बोलते हैं ऑडेसियस। जुडिशियस का मतलब होता है बिल्कुल न्याय संगत, तो यहाँ पे न्याय संगत का क्या मतलब हो गया भाई है। ऑडेशियस का मतलब गुस्ताख या बोल्ड हो गया। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य है ना, जो बहुत ही ज़्यादा असामान्य, उसको कहा जाता है इनऑर्डिनेट। यहाँ पे आएगा सबऑर्डिनेट। अब मैं बताता हूँ सबऑर्डिनेट क्यों आएगा, आप पूरे वाक्य को पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है दोयम दर्जे का, कि युद्ध की जो थीम है ना, द थीम ऑफ वार, कि भाई जो थीम है, युद्ध की जो थीम है, हावेवर इज सबऑर्डिनेट, वह दोयम दर्जे की है। यानी कि इस नोवेल में युद्ध जो है ना उसको नहीं दिखाया गया, युद्ध का महत्व जो है ना वो सेकंड, वो जो है दूसरी लेयर पे चलता है युद्ध है ना। अब जैसे कि मैंने गदर मूवी का उदाहरण दिया आपको, कि गदर मूवी में भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं दिखाया गया, बंटवारा दिखाया गया है लेकिन वो दूसरे दर्जे का है, उसमें बात की गई है मुख्यतः प्रेम कहानी की बात की गई है उसमें है ना। तो इसी तरह से यहाँ हालांकि है युद्ध का वर्णन, लेकिन युद्ध जो है वो दोयम दर्जे का है। द थीम ऑफ वार हावेवर इज सबऑर्डिनेट टू द स्टोरी ऑफ फैमिली एग्जिस्टेंस, मतलब परिवारों के अस्तित्व की बात की गई है इसमें, मुख्यतः उन परिवारों के ना, विच इन्वॉल्व्स, जिन और उन परिवारों के अस्तित्व में शामिल है क्या, टॉल्स्टॉयज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी है ना। ये नोवेल क्या दिखाता है ना, ये दिखाता है जो लियो टॉल्स्टॉय हैं, रूस के लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं ना, उनका आशावादी विश्वास, ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ इन द लाइफ असर्टिंग, असर्ट ASSERT, असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को दमदारी से कहना है ना, अपनी बात को बिल्कुल जो है बिल्कुल एकदम पुष्ट तरीके से कहना, मजबूती से कहना। तो ये जो कहानी इन्होंने लिखी है टॉल्स्टॉय ने, ये कहानी जो है क्या प्रदर्शित करती है, उनके आशावादी विश्वास को प्रदर्शित करती है। किसमें है टॉल्स्टॉय का आशावादी विश्वास, इन द लाइफ असर्टिंग। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन द लाइफ असर्टिंग वैल्यूज लगा सकते हैं क्या हम यहाँ पे, लाइफ असर्टिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, देख लेते हैं। अच्छा ये रहा, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इन द लाइफ असर्टिंग, क्या लगाएं यहाँ पे, डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है कोई फिक्स सिद्धांत है ना, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़ा ही डॉगमेटिक है, मतलब बहुत ही कट्टरपन है, ये तो मतलब जो चला आ रहा है ना प्राचीन काल से उसी को मानता है, बिल्कुल डॉगमेटिक आदमी है, बड़ा ही कट्टर आदमी है ना, रूढ़िवाद है ना। तो क्या ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ क्या हो सकते हैं उनके, इन द लाइफ असर्टिंग। सूटेबिलिटी का मतलब होता है उपयुक्तता। एप्रोप्रिएशन, इस एप्रोप्रिएशन शब्द को समझ लो है ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी, मतलब जबरदस्ती कोई चीज़ आपकी नहीं है लेकिन आप कब्जा कर लो है ना। तो जब जबरदस्ती किसी अन्य की वस्तु पर आप कब्जा कर लेते हो ना तो उसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएशन आ सकता है क्या, ये तो बिल्कुल ही इरिलेवेंट हो गया। तो क्या लगाएं हम, सूटेबिलिटी लगाएं या पैटर्न लगाएं। अब देखो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि लाइफ असर्टिंग सूटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लाइफ असर्टिंग सूटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब इसको देखो पैटर्न को, और इसको समझने की कोशिश करो है ना कि यहाँ पे पैटर्न क्यों आएगा। यहाँ पे देखो कि ये जो कहानी है, ये कहानी क्या दिखाती है, ये दिखाती है कहानी लियो टॉल्स्टॉय का आशावादी विश्वास है किस चीज़ में, लाइफ असर्टिंग पैटर्न, लाइफ असर्टिंग पैटर्न, कि भाई जो मानव जीवन है उस मानव जीवन में जो है ना बहुत ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। मानव का जो अस्तित्व है उस मानव के अस्तित्व में भाई इसमें क्या कहा गया है, आपने शुरू में ही पढ़ा था, शुरू में क्या कहा गया था, ये देखो इसमें शुरू में क्या आया था, यहाँ पे हमने जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस लगाया था ना, तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस का क्या मतलब है कि कई तरह के लोग हैं और उनका जो है कई तरह का दिमाग है, उनकी कई तरह के जो है सोच विचार हैं है ना। तो इसी तरह से ये जो कहानी है ये क्या दिखाती है कहानी, ये कहानी प्रदर्शित करती है टॉल्स्टॉय के जो जीवन मूल्य है ना, मतलब कि लाइफ असर्टिंग जो पैटर्न है मतलब है ना, उसको दिखाती है ना कि विविधताएं देखने को मिलती है हमें, लाइफ असर्टिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की मानव का जो है जो एक तरीके से एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, उसके विविध पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, विविध रंग हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही बड़ा उपन्यास है ये, 5 परिवारों की कहानी है, उनमें जो है काफ़ी सारे चरित्र हैं, उन चरित्रों की जो है विभिन्न विभिन्न विशेषताएं हैं है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो पैटर्न है ना लाइफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस का है ना, उसमें टॉल्स्टॉय का जो आशावादी रवैया है उसकी पुष्टि होती है इस नॉवल में है ना। लाइफ असर्टिंग का मतलब है कि जो जीवन को प्रतिपादित करते हैं है ना, जो जीवन को बिल्कुल दमदार तरीके से बात करते हैं, ऐसे मूल्य। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, धीरे धीरे आप करने की कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा है ना, ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, एडिटोरियल पढ़ने से सबसे अच्छा फायदा क्या होता है आपको, अब देखो 10 शब्द, ये देखो 10 आपको ऑप्शन भरने पड़े, हर ऑप्शन में कितने 4 ऑप्शन आपको आए, तो 4 धाई 40 शब्द तो ये हो गए। पैसेज को भी अगर जोड़ लें तो मिनिमम 10 शब्द होंगे, तो इस तरह से क्या हो गए, टोटल 50 शब्द हो गए या नहीं हो गए। तो एक क्लोज टेस्ट से अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम 30 से 50 के लगभग वोकैब में इजाफा होता है।